नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस डीप डाइव में चलते हैं। आज हम मथुरा के उस बेहद डार्क चैप्टर की बात करने वाले हैं जहां एक तरफ एक बहुत ही क्रूर सत्ता अपने पैर पसार रही थी और दूसरी तरफ एकदम खामोशी से परछाइयों में एक बगावत जन्म ले रही थी। मथुरा पर रातों रात जो कब्जा हुआ ना, और उसके बाद जो कूटनीतिक शतरंज खेली गई, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए, एक तरफ बेतहाशा ताकत का नशा है और दूसरी तरफ एक ऐसा अंडरग्राउंड स्ट्रगल जो आगे चलकर पूरा का पूरा इतिहास पलटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जरा कंस के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसकी सोच बहुत क्लियर थी। अगर सामने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो तुरंत घुटने टेक दो। मतलब कोई इमोशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर पावर प्ले। इसे आप एकदम क्लासिक कूटनीति कह सकते हैं। कंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है। उसका सीधा सा फंडा है कि बिना एक भी कतरा खून बहाए सिर्फ अपनी चालाकी और धोखे से अपने ही पिता को रास्ते से हटाओ और गद्दी हथिया लो। ये जो क्रूर और एकदम कैलकुलेटेड माइंडसेट है ना, ये हमें सीधा एक डिक्टेटर के दिमाग के अंदर ले जाता है। और इसी सोच के साथ शुरू होता है मथुरा का सबसे बड़ा संकट। हालात रातों रात ऐसे पलटते हैं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। कंस ने बेहद आक्रामकता दिखाते हुए खुद अपने ही पिता महाराज उग्रसेन को उठाकर सीधा काल कोठरी में डाल दिया है। सोचिए उस वक्त का माहौल कैसा रहा होगा। पूरी मथुरा अब मगध के सैनिकों के कंट्रोल में है। हर सड़क, हर चौराहे पर उनका खौफ है। ये कोई नॉर्मल सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये एक बहुत ही वायलेंट तख्ता पलट था। राजधानी पर अब आतंक का साया गहरा चुका है और कोई भी, लिटरली कोई भी अब सेफ नहीं है। अब यहां हमारे सामने दो एकदम अलग अलग तस्वीरें उभरती हैं। जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ मथुरा के अंदर कंस की वो ताकत है जो सबको डरा रही है, हथियारों से लैस सैनिक, सत्ता का खौफ। लेकिन दूसरी तरफ यादवों की एक ऐसी ताकत है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही। यादव सरदारों ने सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से पढ़ लिया है। उन्हें समझ आ गया है कि इस वक्त अगर सीधे भिड़े तो उनका पूरा सफाया हो जाएगा। इसीलिए सरवाइव करने के लिए और आगे की लड़ाई की तैयारी के लिए उन्होंने तय किया कि वो परछाइयों में छिप जाएंगे और दूर दराज के गांव में बिखर जाएंगे। ये कोई हार नहीं थी, ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। और इसी मास्टर स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा था एक बेहद ही सीक्रेट और खतरनाक रेस्क्यू मिशन। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी माता रोहिणी को किसी भी तरह मथुरा से सुरक्षित बाहर निकालना था। अब यह कैसे हुआ? यमुना नदी के घाट पर पानी भरने वालों का भेष बनाया गया। फिर रात के उस घुप अंधेरे में कंस के इतने कड़े पहरे को चकमा देकर रोहिणी जी को बाहर निकाला गया और फाइनली गोकुल में नंद राय जी के यहां उन्हें एक सेफ हाउस मिला। सच कहूं तो यह आधी रात का वो ऑपरेशन था जहां अगर एक भी गलती होती, एक भी गलत कदम पड़ता तो पूरे राजकुल का वहीं अंत हो सकता था। बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला मोमेंट था ये। जब वे लोग सुरक्षित गोकुल पहुंच जाते हैं तब अक्रूर जी माता रोहिणी को एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं, और वो है राजधर्म। रोहिणी जी अंदर से टूट चुकी हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इस वक्त मथुरा के बंदी गृह में अपने परिवार के साथ होना चाहिए था। लेकिन अक्रूर जी उन्हें साफ साफ बताते हैं कि देखिए, यहां से सुरक्षित निकलना कोई कायरता नहीं है। इस वक्त अपने इमोशंस को साइड में रखकर अपनी जान और अपने राजकुल के भविष्य को बचाना ही आपका सबसे बड़ा राजनीतिक कर्तव्य है। यही सर्वाइवल की कूटनीति है, क्योंकि सूर्यवंश की बहू होने के नाते अगर वो सुरक्षित रहेंगी तभी तो भविष्य में यादव वापस एकजुट हो पाएंगे ना। चलिए अब थोड़ा मथुरा वापस चलते हैं। अब देखिए कि ये तानाशाह अपनी पीआर यानी पब्लिक इमेज कैसे चमका रहा है। सत्ता तो हथिया ली, लेकिन अब जनता को क्या बोलेगा? तो कंस क्या करता है? वो पूरी प्रजा से एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि महाराज उग्रसेन ने खुद अपनी मर्जी से संन्यास ले लिया है, और अपने इस धोखे को सही साबित करने के लिए वो पुरानी शाही परंपराओं का झूठा हवाला देता है। कमाल की बात तो यह है कि वो राजमहल के बाहर एक दिखावटी कुटिया भी बनवा देता है ताकि आम जनता दूर से उसे देखे और सोचे कि अरे, हमारे पुराने राजा तो सच में सन्यासी बन गए हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आज के जमाने के किसी बड़े पॉलिटिकल स्पिन या फेक न्यूज कैंपेन का एकदम परफेक्ट एंशिएंट वर्जन है। लेकिन ऐसा नहीं था कि यादव सरदार बस हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा आता है, अक्रूर जी की डबल एजेंट वाली रणनीति। उन्होंने अपने लोगों को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, कंस के अत्याचारों का खुलेआम बिल्कुल विरोध मत करो। इसके बजाय उसके सबसे बड़े वफादार और चापलूस होने का नाटक करो, ताकि कंस को लगे कि सब उससे खौफ खाते हैं। और इस ड्रामे के पीछे चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के दूर के गांव में फैल जाओ और धीरे धीरे अपनी मिलिट्री पावर को दोबारा बिल्ड करो।
एक तानाशाह के शक और उसके जासूसों के नजरों से बचने की यह सच में एक बहुत ही लंबी, धैर्य से भरी और मास्टरमाइंड चाल थी। अब एक तरफ ये सीक्रेट तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ एक बहुत ही खतरनाक मास्टर प्लान आकार ले रहा है। अक्रूर जी ने वासुदेव और देवकी जी को जेल से निकालने के लिए एक जबरदस्त एस्केप प्लान बनाया। प्लान क्या था? बंदी गृह की जो दीवार सीधे यमुना नदी के पानी को छूती है, उसे अमावस की उस घुप अंधेरी रात में चुपचाप तोड़ दिया जाए और फिर ठीक आधी रात को नदी के उसी सेफ रूट से वासुदेव और देवकी को बाहर निकाल लिया जाए। मतलब किले की वास्तुकला या आर्किटेक्चर की एक छोटी सी कमजोरी को पकड़कर उसे अपने फायदे के लिए यूज करना, ये एक बेहद ही शानदार टैक्टिकल मूव था। लेकिन अब यहां आकर एक बहुत बड़ा, बहुत ही क्रूशियल सवाल खड़ा हो जाता है। एक ऐसा सवाल जो पूरी कहानी को सस्पेंस के पीक पर ले जाता है। क्या वासुदेव जी यादवों के इस खतरनाक एस्केप प्लान को मानेंगे? आजादी का इतना सुनहरा मौका एकदम उनके सामने था, बस एक कदम की दूरी पर, लेकिन क्या वो इस रास्ते को चुनेंगे? जरा सोचिए, आप उनकी जगह होते तो क्या करते? चलिए देखते हैं कि वासुदेव जी ने क्या फैसला किया। तो प्लान के मुताबिक एक्शन शुरू होता है। मित्र से नाम का एक बहुत ही हिम्मती साथी एक शराबी और बेहोश पहरेदार को चकमा देकर उस काल कोठरी के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। वो वासुदेव जी तक पहुंचता है, उन्हें यह खुशखबरी देता है कि रोहिणी जी बिल्कुल सेफली गोकुल पहुंच चुकी हैं, और फिर वो सबसे जरूरी चीज निकालता है, एक लोहे की आरी जो वासुदेव जी की जंजीरों को काटने के लिए लाई गई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं वो टेंशन वाला पल। बाहर निकलने का टूल अब लिटरली वासुदेव जी के हाथों में आ चुका था। और बस यहीं पर वासुदेव जी के अंदर एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही इंटेंस द्वंद्व शुरू होता है। उनके सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है तुरंत मिलने वाली आजादी, यादवों का वो प्लान जिससे वो अभी के अभी इस नर्क से बाहर जा सकते थे, और दूसरी तरफ है उनका अपना लिया हुआ वचन और बुराई पर एक परमानेंट आध्यात्मिक जीत हासिल करने का उनका कमिटमेंट। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था यार, ये अपनी जान बचाकर भागने और एक बहुत बड़ी कॉस्मिक डेस्टिनी, एक ब्रह्मांडीय नियति को पूरा करने के लिए जंजीरों में ही बंधे रहने के बीच का चुनाव था। यही हमें समझ आता है कि एक सच्चे महानायक की सोच आम इंसानों से कितनी अलग होती है। और फिर वासुदेव जी जो जवाब देते हैं ना, वो सिर्फ इमोशनली नहीं है, बल्कि उसमें एक बहुत गहरी फिलॉसफी छुपी है। वो कहते हैं, युद्ध को आमंत्रित करने के लिए कंस के पापों का अपने चरम पर पहुंचना बहुत जरूरी है, और पूरी मानवता के कल्याण के लिए यह बलिदान मुझे देना ही होगा। वासुदेव जी भागने के उस परफेक्ट प्लान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। उनका साफ मानना था कि बुराई को खत्म करने के लिए उसे पहले अपनी पूरी लिमिट तक पहुंचने देना चाहिए। जब तक कंस के पापों का घड़ा पूरी तरह नहीं भर जाता, तब तक वो असली न्याय नहीं हो सकता, और उस न्याय के लिए उन्हें यह असहनीय दर्द सहना ही होगा। कोई और रास्ता नहीं था। अब जरा सोचिए, उस घुटन भरी काल कोठरी के घोर अंधेरे और रोज की उस टॉर्चर वाली जिंदगी में वासुदेव जी के पास लड़ने के लिए आखिर था क्या? उनके पास सिर्फ और सिर्फ दो हथियार थे। पहला था विश्वास, वो अनशेकेबल फेथ जो उन्हें रोज वो सब कुछ बर्दाश्त करने की अंदरूनी ताकत दे रहा था, और दूसरा था धैर्य यानी पेशेंस, जिसने उन्हें यह हिम्मत दी कि वो तब तक इस पीड़ा को सहते रहेंगे जब तक कि उस अंधेरे को चीरकर रोशनी की पहली किरण नहीं आ जाती। ये चीज़ हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है कि जब हालात बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने लगे, तब भी डटे रहने की वो असली ताकत कहाँ से आती है। तो दोस्तों, अब कहानी का स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है। सिंहासन पर एक बेहद क्रूर तानाशाह बैठा है, परछाइयों के पीछे एक सीक्रेट बगावत धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही है, और जेल के उन सलाखों के पीछे 8वें बच्चे के जन्म के इंतजार में एक बहुत बड़ा और अटल संकल्प लिया जा चुका है। अब ये डेस्टिनी और इस बलिदान का जो टकराव होने वाला है, वो आगे चलकर क्या रूप लेगा, ये सब हम जानेंगे आगे। इस कमाल की कहानी के अगले चैप्टर का पूरा डीप डाइव देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस जर्नी में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।